इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है। हम यहाँ अस्तित्व के छिपे हुए धागों को क्वेस्टने आए हैं, वे धागे जो इंसानियत को सीधे ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ते हैं। आज हम एक असाधारण यात्रा शुरू करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों सालों से सामने आ रही है, हमारी दुनिया के बनने से बहुत पहले। यह आपकी कहानी है। यह एक ऐसा वृत्तांत है जो एक ऐसे गहरे सत्य का अनावरण करता है जो आपके हर चीज को देखने के तरीके को बदल देता है। यह बताता है कि आपके शरीर का हर एक परमाणु, हर वह कण जो आपको आकार और जीवन देता है, एक बहुत पहले मरे हुए तारे के जलते हुए हृदय में बना था। आप सिर्फ तारों के नीचे नहीं रह रहे हैं, आप उनसे बने हैं। यह कविता नहीं है, यह एक रूपक नहीं है, यह एक शाब्दिक वैक्नोलॉजिक तथ्य है। आपके रक्त में लोहा, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, जिस ऑक्सीजन से आप सांस लेते हैं, हर एलिमेंट्स का एक यूनिवर्सीय इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो तारों की भट्टियों में शुरू हुआ और प्रकाश वर्षों दूर और युगों पहले हुए प्रलयकारी एक्सप्लोजनों में समाप्त हुआ। हम इस अविश्वसनीय वंश का समय में वापस पता लगाएंगे। हम वर्तमान क्षण से यात्रा करेंगे, यहाँ पृथ्वी पर हमारे सौर मंडल के जन्म तक। हम और आगे जाएंगे, इंद्रतारकीय अंतरिक्ष की गहराइयों में, उन विशाल तारों की हिंसक मृत्यु को देखने के लिए जिन्होंने स्काई गंगा को जीवन के तत्वों से भर दिया। हमारी यात्रा हमें और भी पीछे ले जाएगी, बिल्कुल शुरुआत तक। हम बिग बैंग के तुरंत बाद के शुरुआती पलों का पता लगाएंगे, जब ब्रह्मांड पहली बार अस्तित्व में आया। एक ऐसा समय जब केवल ऊर्जा और सबसे सरल एलिमेंट्स थे। हम देखेंगे कि कैसे अनगिनत सहस्राब्दियों में गुरुत्वाकर्षण ने इस कच्चे माल को पहले तारों में ढाला, यूनिवर्सीय अंधकार को रोशन करते हुए। यह यूनिवर्सीय विकास की भव्य कथा है। यह निर्माण की कहानी है, विनाश की और पुनर्जन्म की, ऐसे पैमाने पर जिसे अंडरस्टैंडिंग न लगभग असंभव है। यह आपके एटमों की अनकही कहानी है। अपने आप को और ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए प्रकाश में देखने के लिए तैयार रहें। आपके और ब्रह्मांड के बीच का संबंध घनिष्ठ, सीधा और अपरिहार्य है। आपके दिल की हर धड़कन ब्रह्मांड द्वारा ही निर्धारित एक लय है। आपके मन में आने वाला हर विचार तारों की आग में जन्मे तत्वों से संचालित होता है। आप ब्रह्मांड के बच्चे हैं, धूल का एक संग्रह जो जागृत हो गया है। आप ब्रह्मांड के लिए अपने बारे में सोचने का एक तरीका है। आइए हम अपनी साझा यूनिवर्सीय विरासत में इस यात्रा को शुरू करें, एक ऐसी कहानी जो तारों में लिखी गई है और आपके माध्यम से जी गई है। इससे पहले कि तुम होते, इससे पहले कि पृथ्वी होती, इससे पहले कि शून्य में सूर्य प्रज्वलित होता, अस्तित्व की एक अकल्पनीय अवस्था थी। एक ऐसे अंधकार की कल्पना करें जो इतना पूर्ण था कि उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक ऐसी गहन शांति की कल्पना करें जिसके अस्तित्व के लिए कोई समय नहीं था। फिर 13 अरब 80 करोड़ साल पहले यह शून्यता फूट पड़ी। एक यूनिवर्सीय उत्पत्ति की घटना, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, घटित हुई। यह उस तरह का विस्फोट नहीं था जैसा हम अंडरस्टैंडिंग पे हैं, अंतरिक्ष के भीतर होने वाला एक धमाका। यह स्वयं अंतरिक्ष का एक्सप्लोजनक निर्माण था। यह समय का जन्म था, यूनिवर्सीय घड़ी की शुरुआत जो अब भी चल रही है। एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे बिंदु से फैल गया, एक विशाल दहकते हुए शुद्ध ऊर्जा के सागर में। यह आदिम अग्निपिंड असंभव परिलोकेटेरियों का स्थान था। तापमान खरबों डिग्री था, एक ऐसी तीव्र गर्मी कि भौतिकी के जाने पहचाने नियम अभी भी आकार ले रहे थे। इस उबलते फैलते नर्क में कोई तारे नहीं थे, कोई गैलेक्सियां नहीं थीं और निश्चित रूप से कोई ग्रह नहीं थे। वहां केवल सबसे मौलिक कणों का एक अत्यधिक गर्म, अविश्वसनीय रूप से घना सूप था जिसकी कल्पना की जा सकती है। यह स्वयं सृजन की कच्ची, अनियंत्रित ऊर्जा थी। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन एक अराजक नृत्य में नाच रहे थे, उन ताकतों द्वारा शासित जिन्हें हम अभी अंडरस्टैंडिंग न शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड एक खाली कैनवास था, एक निराकार क्षमता जो यूनिवर्सीय अराजकता से पहली संरचनाओं के उभरने का इंतजार कर रही थी। इन पहले क्षणों में ब्रह्मांड एक लुभावनी गति से फैल रहा था और ठंडा हो रहा था। जैसे जैसे तापमान गिरा, प्रकृति की मौलिक शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल एक एकल एकीकृत बल से अलग हो गए। इस यूनिवर्सीय चरण संक्रमण ने ब्रह्मांड को स्वयं को व्यवस्थित करना शुरू करने की अनुमति दी। उन्मत्त ऊर्जा पदार्थ में जमने लगी। स्वतंत्र रूप से घूमने वाले क्वार्क जो प्लाज्मा अवस्था में मौजूद थे, अब एक साथ बंधने में सक्षम थे। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, ब्रह्मांड के पदार्थ को बनाने की दिशा में पहला स्टेप। ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से हर उस चीज के पहले निर्माण खंडों में बदल रहा था
जो कभी अस्तित्व में होगी। यह अपने शैशवावस्था में ब्रह्मांड था, शुद्ध क्षमता और हिंसक सृजन का समय। यह प्रकाश से भरा एक ब्रह्मांड था, लेकिन अभी तक प्रकाशित करने के लिए कुछ भी नहीं था। सारी कॉम्प्लेक्सता, सारी संरचना और सारी ब्यूटीफुलता जो हम आज देखते हैं, इन प्रारंभिक लोकेटिडियों में एनकोड की गई थी। इस गर्म घनी अवस्था से तारों वाली गैलेक्सियों और जीवित दुनिया से भरे ब्रह्मांड तक की यात्रा अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। यह एक महाकाव्य पैमाने पर परिवर्तन की कहानी है, एक यात्रा जो प्रकाश और ऊर्जा के एक विलक्षण चमक में शुरू हुई। इस एक बिंदु से भव्य यूनिवर्सीय कथा सामने आने लगी। हर परमाणु के निर्माण के लिए मंच तैयार किया गया, जिसमें वे भी शामिल हैं जो अब तुम्हें बनाते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होता रहा, यह इतना ठंडा हो गया कि यूनिवर्सीय निर्माण में अगला महत्वपूर्ण कदम उठ सके। अपने अस्तित्व के पहले ही सेकंड के भीतर ब्रह्मांड को भरने वाले क्वार्क 3-3 के समूह में एक साथ आ गए। इस विशाल घटना ने पहले समग्र कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। ये वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो आज आपके शरीर के हर परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ब्रह्मांड ने सफलतापूर्वक पदार्थ के मुख्य घटकों का निर्माण कर लिया था। यह अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना स्थान था। इन नए बने कणों का एक गाढ़ा घोल इलेक्ट्रॉनों और फोटोनों के साथ सभी एक दूसरे से अत्यधिक ऊर्जा के साथ टकरा रहे थे। रसायन विज्ञान के जन्म की नींव रखी जा रही थी। यह अवधि, जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस का युग कहा जाता है, केवल कुछ मिनटों तक ही चली। बिग बैंग के लगभग 1 सेकंड से 3 मिनट बाद तक ब्रह्मांड यूनिवर्सीय अनुपात का एक परमाणु रिएक्टर था। तापमान अभी भी इतना गर्म था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ संलयित हो सकें, लेकिन यह तेजी से ठंडा भी हो रहा था। इससे पहले परमाणु नाभिक के निर्माण के लिए एक बहुत ही विशिष्ट अवसर की खिड़की बनी। प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, प्रचुर मात्रा में थे। इनमें से कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ संलयित होकर ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समप्लसी बनाते हैं। ये ड्यूटेरियम नाभिक फिर मिलकर अगले एलिमेंट्स हीलियम का नाभिक बनाते हैं। जब तक ब्रह्मांड केवल 3 मिनट का था, यूनिवर्सीय रसायन विज्ञान का यह प्रारंभिक विस्फोट अनिवार्य रूप से समाप्त हो चुका था। ब्रह्मांड इतना फैल चुका था और ठंडा हो चुका था कि नाभिकों का संलयन अब संभव नहीं था। इसका परिणाम एक ब्रह्मांड था जो लगभग पूरी तरह से सबसे सरल तत्वों से बना था। ब्रह्मांड के पदार्थ का लगभग 75% अब हाइड्रोजन नाभिक के रूप में था, लगभग 25% हीलियम नाभिक के रूप में था। इस प्रक्रिया में लिथियम की सूक्ष्म ट्रेस मात्रा भी बनी थी। ये हल्के एलिमेंट्स आदिकालीन एलिमेंट्स थे जिनसे अंततः सब कुछ बनेगा। तारों और गैलेक्सियों के लिए यूनिवर्सीय नुस्खा में इसके मूलभूत एलिमेंट्स थे। हालांकि तत्वों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वे परमाणु जो हमारे ज्ञात जीवन के लिए आवश्यक हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा, स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। बिग बैंग ने कच्चा ईंधन, हाइड्रोजन और हीलियम प्रदान किया था, लेकिन यह इन भारी, अधिक जटिल तत्वों का निर्माण नहीं कर सका। ब्रह्मांड ने सफलतापूर्वक पहले परमाणु नाभिक का निर्माण कर लिया था, लेकिन उस धूल का निर्माण करने के लिए एक अलग प्रकार की भट्टी की आवश्यकता होगी जिससे हम बने हैं। इसके लिए ब्रह्मांड को इंतजार करना पड़ा। इसे अंधेरे की एक लंबी अवधि में प्रवेश करना पड़ा, धैर्यपूर्वक गुरुत्वाकर्षण के अपना काम करने और पहले तारों के अंततः प्रज्वलित होने का इंतजार करना पड़ा। सृष्टि की पहली चमक और पहले नाभिकों के बनने के बाद ब्रह्मांड एक लंबी और गहरी शांति में डूब गया। इस अवधि को उपयुक्त रूप से यूनिवर्सीय अंधकार युग कहा जाता है। करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड एक विशाल, फैलता हुआ और प्रकाशहीन विस्तार था। बिग बैंग का शानदार प्रकाश फीका पड़ गया था। इसके फोटॉन अंतरिक्ष के विस्तार से कम ऊर्जा वाली रेडियो तरंगों में खींच गए थे। अंधकार को भेदने के लिए कोई तारे नहीं थे। शानदार सर्पिलों में घूमने वाली कोई गैलेक्सियों नहीं थी। केवल एक विशाल, पारदर्शी शून्य था जो पहले 3 मिनटों में बनी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल, बहते क्लाउड्सों से भरा था। ब्रह्मांड एक शांत, अकेला स्थान था जो अपने अगले अध्याय के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। फिर भी यह अंधकार खाली या निष्क्रिय नहीं था। एक शांत, धैर्यवान शक्ति पहले से ही काम कर रही थी, यूनिवर्सीय विकास के अगले भव्य चरण का आयोजन कर रही थी। यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण थी। ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण ने अपना कोमल लेकिन अथक खिंचाव डालना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन और हीलियम के आदिम बादल पूरी तरह से एक समान नहीं थे। कुछ क्षेत्र केवल संयोग से दूसरों की तुलना में इन्फिनिटेसिमली घने थे। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का महान मूर्तिकार, इन छोटी छोटी खामियों को बढ़ाना शुरू कर दिया।
इसने धीरे धीरे और अथक रूप से कम घने क्षेत्रों से पदार्थ को थोड़ा अधिक घने क्षेत्रों में खींचा, संचय की एक प्रक्रिया शुरू की जो लाखों वर्षों तक चलेगी। गैस और अदृश्य डार्क मैटर के इन बढ़ते सांद्रणों ने ब्रह्मांड की पहली बड़े पैमाने की संरचनाओं का निर्माण किया। वे अभी तक तारे या गैलेक्सियों नहीं थे, बल्कि विशाल फैले हुए तंतु और प्रभामंडल, एक यूनिवर्सीय जाल जो शून्य में फैला हुआ था। कल्पना कीजिए कि अंधकार में धीरे धीरे एक अकल्पनीय आकार की टेपेस्ट्री बुनी जा रही है। इस टेपेस्ट्री के धागे गुरुत्वाकर्षण मार्ग थे जिनके साथ पदार्थ बहता था। युगों युगों तक घनी गांठें जहां ये तंतु मिलते थे, ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र बन गए। ये वे पालने थे जहां तारों की पहली पीढ़ी आखिरकार पैदा होगी। ब्रह्मांड व्यवस्थित रूप से अपने संसाधनों को इकट्ठा कर रहा था, एक शानदार जागरण के लिए मंच तैयार कर रहा था। यह शांत तैयारी का दौर था, एक यूनिवर्सीय गर्भधारण जो लगभग अकल्पनीय समय तक चला। हमारे मानवीय दृष्टिकोण से यह कुछ भी नहीं कि अनंतता जैसा लगता है, लेकिन यूनिवर्सीय शब्दों में यह एक आवश्यक और महत्वपूर्ण चरण था। ब्रह्मांड धैर्यपूर्वक कॉम्प्लेक्सता के उभरने के लिए आवश्यक परिलोकेटेडियाओं स्थापित कर रहा था। शुरुआती ब्रह्मांड का सरल एक समान सूप एक संरचित गांठदार ब्रह्मांड में बदल रहा था जो क्षमता से भरपूर था। अंधकार अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत था। यह वह गहरी शांत सांस थी जो ब्रह्मांड ने पहले तारों के प्रज्वलित होने से पहले ली थी, रात को हमेशा के लिए दूर करने और जीवन की रसायन विज्ञान शुरू करने के लिए तैयार था। करीब 200 मिलियन सालों के अंधेरे के बाद कॉस्मिक वेब के सबसे घने क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए। गुरुत्वाकर्षण के लगातार खिंचाव के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल अंदर की ओर सिकुड़ने लगे। जैसे जैसे गैस सिकुड़ती गई, वह और गर्म और घनी होती गई। प्रेशर अकल्पनीय हद तक बढ़ गया। तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अंततः एक सीमा पार हो गई। हाइड्रोजन नाभिकों को एक दूसरे से टकराने और हीलियम बनाने के लिए विवश किया गया। यह परमाणु संलयन का जन्म था, जो एक तारे का इंजन है। संलयन के प्रज्वलन के साथ पहले तारे अस्तित्व में आए। उनके शानदार तीव्र प्रकाश ने पहली बार ब्रह्मांड को भर दिया, लंबे समय से चले आ रहे अंधेरे को तोड़ते हुए। इस युग को कॉस्मिक डॉन के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड अचानक प्रकाश से भर गया। ये हमारे सौम्य सूर्य जैसे तारे नहीं थे, वे विशालकाय दानव थे, प्रारंभिक ब्रह्मांड के टाइटन्स। वे हमारे अपने तारे से सैकड़ों गुना अधिक विशाल आकार तक बढ़ सकते थे। वे ऐसी प्रचंडता से जलते थे जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं, लाखों गुना अधिक ब्राइटनेसिले नीले सफेद प्रकाश के साथ ब्राइटनेस दे हुए। ये पहले तारे ब्रह्मांड के अग्रदूत थे। उनकी शक्तिशाली पराबैंगनी विकिरण ने आसपास की गैस को रियायनीकरण नामक प्रक्रिया में फाड़ दिया। उन्होंने आयनित प्लाज्मा के विशाल बुलबुले बनाए, अपने आसपास के ब्रह्मांड की प्रकृति को ही बदल दिया। ब्रह्मांड फिर से आयनित प्लाज्मा में बदल रहा था, लेकिन इस बार यह एक विशाल संरचित शून्य था जिसमें प्रकाश के शानदार बिंदु थे। पहले तारे परिवर्तन के यूनिवर्सीय इंजन थे, सभी भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को मौलिक रूप से बदलते हुए। हालांकि ये तारकीय दानव तेजी से जिए और कम उम्र में ही मर गए। उनका जीवन काल अविश्वसनीय रूप से छोटा था, केवल कुछ मिलियन वर्ष यूनिवर्सीय समय में पलक झपकने जितना। लेकिन उनका संक्षिप्त शानदार जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। उनके अत्यधिक गर्म कोर के अंदर परमाणु संलयन ने केवल प्रकाश और गर्मी का उत्पादन नहीं किया। बिग बैंग के बाद पहली बार नए भारी एलिमेंट्स बनाए जा रहे थे। तारकीय भट्टियां जल उठी थीं और उन्होंने कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य एलिमेंट्स बनाना शुरू कर दिया जो एक दिन जीवन को संभव बनाएंगे। तारे के कोर के भीतर गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन एटमों को एक साथ कुचल देता है, जिससे परमाणु संलयन प्रज्वलित होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है, जिससे ऊर्जा निकलती है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करती है और तारे की चमक को शक्ति प्रदान करती है। जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, संलयन भारी तत्वों को बनाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, परत दर परत, एक यूनिवर्सीय प्याज की तरह। ये एलिमेंट्स ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं, सभी तारों के हृदय में निर्मित हुए हैं। आपके शरीर में कार्बन का हर परमाणु, ऑक्सीजन की हर सांस एक तारकीय भट्टी में पैदा हुई थी। तारे ब्रह्मांड की मूल भट्टियां हैं जो सरल तत्वों को जीवन के लिए आवश्यक समृद्ध विविधता में बदल देती हैं। जैसे जैसे एक बड़े तारे के कोर में संलयन भारी तत्वों का निर्माण करता है, वह अंततः लोहा बनाता है, एक एंडिम पड़ाव। लोहे का संलयन ऊर्जा का उपभोग करता है उसे मुक्त करने के बजाय, जिससे तारे का परमाणु इंजन रुक जाता है।
कोई बाहरी प्रेशर न बचने के कारण गुरुत्वाकर्षण कोर को अभिभूत कर देता है। तारे का जीवन समर्थन प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, जिससे उसका भाग्य तय हो जाता है। एक शानदार अंत के लिए मंच तैयार है, एक सुपरनोवा। अपनी मृत्यु में तारा अपनी मौलिक संपदा को स्काई गंगा में बिखेर देगा। जब कोर में लोहा भर जाता है, गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारा पलक झपकते ही ढह जाता है। कोर न्यूट्रॉन के एक घने गोले में सिकुड़ जाता है, जिससे एक शॉकवेव उत्पन्न होती है। यह शॉकवेव बाहर की ओर फैलती है, एक सुपरनोवा विस्फोट में तारे को फाड़ देती है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए मरता हुआ तारा अपनी पूरी स्काई गंगा को मात दे देता है। विस्फोट तारे के बने हुए तत्वों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। ये बिखरे हुए परमाणु नए तारों और ग्रहों को जन्म देंगे। नए एक सुपरनोवा के केओस में क्रिएशन का एक एंडिम बर्स्ट होता है। एक्सप्लोजन की एनर्जी और न्यूट्रॉन स्टॉर्म आयरन से भी हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम। ये प्रीशियस एलिमेंट्स केवल स्टेलर डेथ थ्रोज में ही पैदा होते हैं। सुपरनोवा का डेब्री ब्राइटनेस दे हुए क्लाउड्स बनाता है, सुपरनोवा रेमनेंट्स गैलेक्सी को एनरिच करते हुए। यह स्टारडस्ट ड्रिफ्ट करता है, मिक्स होता है और नए स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। आपके शरीर का हर एटम डेथ और रीबर्थ के इस कॉस्मिक साइकिल की एक लेगेसी है। यह ब्रह्मांड सब कुछ रिसाइकल करता है, कोई भी परमाणु बर्बाद नहीं होता। सुपरनोवा का मलबा विशाल निहारिकाओं का हिस्सा बन जाता है, जो नए तारों के लिए नर्सरी होती है। गुरुत्वाकर्षण इस समृद्ध तारों की धूल को इकट्ठा करता है, अनगिनत प्राचीन तारों से तत्वों का मिश्रण करता है। ये बादल नए सूनों और ग्रहों को जन्म देते हैं, हर एक पिछले से अधिक समृद्ध। हमारा ग्रह, हमारे शरीर कई अलग अलग तारों में बने एटमों के मौजिक हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माण और नवीनीकरण के अंतहीन चक्र के जीवित प्रमाण हैं। करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले स्काई गंगा के एक शांत भाग में गैस और धूल का ऐसा ही एक समृद्ध बादल ढहने लगा। यह विशेष निहारिका अनगिनत प्राचीन सुपरनोवा के अवशेषों से युक्त थी, जिसमें वे विशिष्ट एलिमेंट्स थे जो एक दिन हमें बनाएंगे। गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के तहत बादल तेजी से घूमने लगा, एक विशाल घूमती हुई डिस्क में सपाट होता गया। इस घूमती हुई डिस्क के ठीक केंद्र में प्रेशर और तापमान अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गए। एक नए तारे का जन्म होने वाला था। यह तारा हमारा सूर्य था। इसके प्रज्वलन ने नवजात सौरमंडल को प्रकाश और गर्मी से भर दिया, जिससे हमारे अपने यूनिवर्सीय पड़ोस की शुरुआत हुई। बादल का अधिकांश पदार्थ, लगभग 99.8%, सूर्य बनाने के लिए केंद्र में खींच गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण मात्रा में पदार्थ उसके चारों ओर छपट्टी डिस्क में परिक्रमा करते हुए बचा रहा। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बचे हुए गैस, धूल, बर्फ और चट्टान का एक घूमता हुआ संग्रह था। सारा तारा धूल जो सूर्य के निर्माण में भस्म नहीं हुआ, यह वह कच्चा माल था जिससे ग्रहों का निर्माण होगा। आंतरिक सौरमंडल की गर्मी में हल्की गांसें उड़ गईं, जिससे चट्टानी धात्विक धूल के कण पीछे छूट गए। ठंडे बाहरी क्षेत्रों में बर्फीले यौगिक जीवित रह सकते थे, जिससे विशाल गैस ग्रहों के बीज बने। सौरमंडल आकार लेने लगा था। अगले कुछ मिलियन वर्षों में अभिवृद्धि नामक एक प्रक्रिया शुरू हुई। धूल के छोटे कण धुएं के कणों के आकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के कारण एक साथ चिपकने लगे। ये गुच्छे कंकड़ में बदल गए। कंकड़ टकराकर चट्टानें बन गए और चट्टानें टकराकर ग्रहिकाएं बनाने लगी, कुछ किलोमीटर चौड़ी वस्तुएं। ये ग्रहिकाएं ग्रहों के निर्माण खंड टकराना और विलीन होना जारी रखा। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता गया। इस हिंसक और अराजक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे सौरमंडल के ग्रह धीरे धीरे इकट्ठे हुए। पृथ्वी इस यूनिवर्सीय मलबे से पैदा हुई थी, लंबे समय से मृत तारों के पुनर्साइक्लित एटमों से बनी चट्टान और धातु की एक पिघली हुई गेंद। इस गहरे निहितार्थ के बारे में सोचिए। आपके शरीर का निर्माण करने वाले परमाणु अनगिनत विभिन्न तारकीय पूर्वजों से आते हैं। आपके दांतों में कैल्शियम एक सुपरनोवा में बना हो सकता है। जिस ऑक्सीजन में आप अभी सांस ले रहे हैं, वह किसी पूरी तरह से अलग मरते हुए तारे से आई हो सकती है, स्काई गंगा के किसी अन्य भाग में, किसी अन्य समय में। आपके डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनाने वाला कार्बन एक यूनिवर्सीय विशालकाय से उत्पन्न हुआ हो सकता है, जो पृथ्वी के अस्तित्व में आने से अरबों साल पहले जीवित था और मर गया। आप सिर्फ तारा धूल से नहीं बने हैं, आप अनगिनत विभिन्न यूनिवर्सीय घटनाओं से तारा धूल का एक मौजिक हैं। सभी इस ग्रह को बनाने के लिए एक साथ लाए गए और अंततः आपको। अपने क्योटिक जन्म के लाखों सालों बाद भी युवा पृथ्वी एक खतरनाक और बंजर दुनिया थी। यह एक मोल्टन गोला था
जिस पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का लगातार हमला हो रहा था, जो सोलर सिस्टम के बनने से बचे हुए थे। लेकिन जैसे ही यह भयानक कॉस्मिक बारिश कम हुई, हमारा ग्रह ठंडा होने लगा। इसके अंदर फंसी हुई इमेंस गर्मी ने वॉल्केनिक एक्टिविटी को जन्म दिया, जिससे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर में फैल गई। यह पानी की भाप एन तक कंडेंस्ड होकर बारिश के रूप में गिरी, जिससे ग्रह के बेसिन्स भर गए और पहले महासागर बने। इन्हीं गर्म, उथले प्राइमोर्डियल सीज में हमारी कहानी का अगला महान अध्याय शुरू हुआ, केमिस्ट्री और ट्रांसफॉर्मेशन का एक अध्याय। पृथ्वी अब एक प्लैनेटरी स्केल लैबोरेटरी थी, जो जीवन के लिए सभी आवश्यक इंग्रेडिएंट्स से भरपूर थी। महासागर एक केमिकल सूप थे, एक सॉल्यूशन जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थे, जो प्राचीन तारों में बने थे और पृथ्वी पर पहुंचे थे। ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, आसमान में बिजली के तूफान कड़क रहे थे। युवा सूर्य से शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ग्रह की सतह को नहला रही थी और गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स से गर्मी निकल रही थी ओशन फ्लोर पर। ऊर्जा की यह निरंतर आपूर्ति एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती थी, केमिकल रिएक्शंस को बढ़ावा देती थी और साधारण इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। स्टारडस्ट निष्क्रिय नहीं था, वह ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया था। अनगिनत सदियों तक केमिकल एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया जारी रही। साधारण मॉलिक्यूल्स लंबी और अधिक इंट्रिकेट चेन्स बनाने लगे। कार्बन अपने 4 स्टेबल बॉन्ड्स बनाने की अद्वितीय क्षमता के साथ एक परफेक्ट बैकबोन साबित हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एक विशाल विविधता बनाने के लिए। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स हैं, इस प्राइमोर्डियल सूप में असेंबल होने लगे। यह एक धीमी, धैर्यपूर्ण ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया थी प्लैनेटरी स्केल पर। अनगिनत कॉम्बिनेशंस बने और टूट गए, लेकिन धीरे धीरे अधिक स्टेबल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हावी होने लगे। जीवन अभी तक मौजूद नहीं था, लेकिन केमिकल फाउंडेशंस सावधानीपूर्वक बिछाए जा रहे थे। एंडतः एक ट्रूली रिमार्केबल थ्रेशोल्ड पार किया गया। बनने वाले अनगिनत मॉलिक्यूल्स में से कुछ ने एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व क्षमता विकसित की। वे अपनी कॉपीज बना सकते थे। ये पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स थे, शायद आरएनए के साधारण स्ट्रैंड्स। यह स्पार्क था, यह वह क्षण था जो मेयर केमिस्ट्री को बायोलॉजी से अलग करता है। पहली बार जानकारी को स्टोर और पास डाउन किया जा सकता था, जिससे एक नए प्रकार का एवोल्यूशन शुरू हो सके। नेचुरल सिलेक्शन अब इन रेप्लिकेटर्स पर काम कर सकता था, उन लोगों का पक्ष ले रहा था जो खुद को कॉपी करने में अधिक स्टेबल और कुशल थे। इनर्ट स्टारडस्ट से जीवित प्राणियों तक की लंबी, धीमी यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। उस पहले स्वयं प्रतिकृति वाले अणु से जीवन ने अपनी अटूट यात्रा शुरू की। सबसे पहले जीवन रूप सरल, एक कोशिकीय जीव थे, सूक्ष्म जीव जो प्राचीन महासागरों में रहते थे। अरबों वर्षों तक ये छोटे जीव ग्रह के एकमात्र शासक थे। वे अविश्वसनीय रूप से लचीले थे, बदलते हुए संसार में जीवित रहने के लिए अनुकूलन और विकसित होते रहे। सबसे महत्वपूर्ण विकासवादी छलांगों में से एक प्रकाश संश्लेषण के आगमन के साथ आई। कुछ जीवों ने सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में बदलने के लिए किया। इस प्रक्रिया का एक उप उत्पाद ऑक्सीजन था, जो वातावरण में जमा होने लगा, ग्रह को मौलिक रूप से बदलते हुए और अधिक जटिल जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए। ऑक्सीजन का उदय एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने जैव विविधता के विस्फोट को प्रेरित किया। जीवन सरल एक कोशिकीय जीवों से जटिल बहुकोशिकीय रूपों में विविधतापूर्ण हो गया। कोशिकाओं ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, ऊतकों, अंगों और जटिल शरीर योजनाओं को बनाने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए। समुद्र अविश्वसनीय विविधता वाले जीवों से भर गए। पौधों ने भूमि पर उपनिवेश स्थापित किया। उसके बाद जानवरों ने पानी से बाहर जीवन के लिए अनुकूलन किया। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास की अथक प्रक्रिया के माध्यम से जीवन उस शानदार जीवन वृक्ष में शाखाबद्ध हो गया, जिसे हम आज देखते हैं, ग्रह पर हर कल्पनीय जगह को भरते हुए। सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़ी भेल तक हर जीवित चीज एक सामान्य पूर्वज और एक सामान्य परमाणु विरासत साझा करती है। और फिर भूवैज्ञानिक समय के अपेक्षाकृत हाल के एक क्षण में उस वृक्ष पर एक नई शाखा दिखाई दी। प्राइमेट की एक प्रजाति ने अभूतपूर्व कॉम्प्लेक्सता का मस्तिष्क विकसित किया। इस प्रजाति ने भाषा, उपकरण, संस्कृति और जागरूकता का एक अनूठा रूप विकसित किया। यह मानवता थी। हम इस 4 अरब साल लंबी जैविक यात्रा का उत्पाद हैं, उस कहानी का नवीनतम अध्याय जो बिग बैंग से शुरू हुई थी।
वह धूल जो तारों और निहारिकाओं के माध्यम से पुनर्साइक्लित की गई थी, जिसने एक ग्रह बनाया था और खुद को जीवन में व्यवस्थित किया था, अब एक ऐसा प्राणी उत्पन्न कर चुकी थी जो आकाश की ओर देखकर अपनी उत्पत्ति पर प्रश्न कर सकता था। यूनिवर्सीय और जैविक विकास की लंबी श्रृंखला हमें तक ले आई थी। सोचिए, इसका क्या मतलब है? आप केवल तारों की धूल से नहीं बने हैं, आप तारों की धूल हैं जिसने सोचना सीख लिया है। आपके मस्तिष्क में कार्बन परमाणु, जो बहुत पहले एक तारे में बने थे, अब उन्हीं तारों के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा के कॉन्टेम्पलेटिंगों में स्वयं को व्यवस्थित कर रहे हैं। आपके रक्त में लोहे के परमाणु, जो एक सुपरनोवा में पैदा हुए थे, अब ऑक्सीजन ले जाते हैं, जो आपकी चेतना को ईंधन देती है। आप ब्रह्मांड के प्रकट रूप हैं, यूनिवर्सीय धूल का एक संग्रह जो जागृत हो गया है। आप ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपी अविश्वसनीय क्षमता के एक जीवित सांस लेने वाले प्रमाण हैं। आप ब्रह्मांड के लिए स्वयं को जानने, महसूस करने और अपने भव्य अस्तित्व पर आश्चर्य करने का एक तरीका है। यह अविश्वसनीय कहानी कि हम तारों के अवशेषों से बने हैं, केवल एक सुंदर और काव्यात्मक विचार से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो दशकों के सावधानीपूर्वक अवलोकन और शोध से एकत्रित ठोस, सत्यापन योग्य, वैक्नोलॉजिक साक्ष्य के पहाड़ पर आधारित है। इसके लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। किसी दूर के तारे से आने वाले प्रकाश को प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारकर हम उसे इंद्रधनुष जैसे स्पेक्ट्रम में फैला सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जो एक अद्वितीय बारकोड की तरह काम करती है। प्रत्येक एलिमेंट्स विशिष्ट आवृत्तियों पर प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए ये रेखाएं तारे के वायुमंडल की सटीक रासायनिक संरचना को प्रकट करती हैं। हमें यह बताती हैं कि यह किन तत्वों से बना है और कितनी मात्रा में। जब हम इस शक्तिशाली तकनीक को पूरे ब्रह्मांड में लागू करते हैं, तो एक आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत तस्वीर उभरती है। हम अपने सूर्य से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण करते हैं और हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे के स्पेक्ट्रल हस्ताक्षर देखते हैं। फिर हम अपनी टेलीस्कोपों को दूर के तारों की ओर मोड़ते हैं, युवा और पुराने दोनों, हमारी स्काई गंगा और उससे परे। हम वही एलिमेंट्स पाते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भौतिकी के नियम और तारकीय नाभिक संश्लेषण की प्रक्रियाएं सार्वभौमिक हैं। दूर के तारों में हम जो रासायनिक संरचना देखते हैं, वह सीधे हमारे उन मॉडल्सों की भविष्यवाणियों से मेल खाती है कि तारे अपने कोर में तत्वों का निर्माण कैसे करते हैं। यह इस बात का शक्तिशाली प्रमाण प्रदान करता है कि ये तारकीय भट्ठियां वास्तव में जीवन के आवश्यक तत्वों का स्रोत हैं। आगे का प्रमाण हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले एस्ट्रोइड दूतों, उल्कापिंडों से मिलता है। ये चट्टानें हमारे सौर मंडल के निर्माण के प्राचीन अवशेष हैं। प्राचीन टाइम कैप्सूल जो 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं। जब हम प्रयोगशालाओं में उनकी संरचना का विश्लेषण करते हैं, तो हमें तारकीय विकास और सुपरनोवा एक्सप्लोजनों के हमारे सिद्धांतों द्वारा अनुमानित तत्वों का वही मिश्रण मिलता है। रेडियोधर्मी डेटिंग जैसी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हम इन उल्कापिंडों की आयु को सटीक रूप से माप सकते हैं, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वे और विस्तार से हमारा पूरा सौर मंडल धूल और गैस के एक बादल से बने थे, जो बहुत पुराने, लंबे समय से मृत तारों द्वारा बोया गया था। साक्ष्य बहुत अधिक हैं और सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। हमारी स्काई गंगा के हमारे कोने में तत्वों की प्रचुरता को केवल बिग बैंग द्वारा ही नहीं अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। हल्के और भारी तत्वों का वह पैटर्न जो हमें हमारे सूर्य में, पृथ्वी पर, उल्कापिंडों में और हमारे अपने शरीर में मिलता है, यूनिवर्सीय पुनर्साइक्लन की कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह एक ऐसी कथा है जो दूर के तारों के प्रकाश में लिखी गई है और हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने वाली प्राचीन चट्टानों में उकेरी गई है। विज्ञान ने हमें उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ दिखाया है कि हमारा ग्रह और उस पर सब कुछ, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, मरने वाले तारों द्वारा ब्रह्मांड में बिखरी हुई विरासत के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हैं। हमारे यूनिवर्सीय उद्गम को अंडरस्टैंडिंग ने का यह महान वैक्नोलॉजिक अन्वेषण एक गहन मानवीय प्रयास है जो सभी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह एक साझा वैश्विक मिशन है और भारत के वैक्नोलॉजिकों ने लंबे समय से इस शानदार यूनिवर्सीय चित्र को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय खगोल भौतिकविदों ने तारों के विकास के जटिल मॉडल्सों को विकसित करने और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका सैद्धांतिक कार्य हमें अंडरस्टैंडिंग ने में मदद करता है कि तारों के अंदर गहराई में होने वाली जटिल प्रक्रियाएं क्या हैं। यह गणना करना कि विभिन्न एलिमेंट्स कैसे बनते हैं अत्यधिक प्रेशर और तापमान में।
और वे तारे के जीवन भर कैसे वितरित होते हैं, और उसके एक्सप्लोजन अंत में हमारी समझ में महत्वपूर्ण विवरण जोड़ते हुए। यह सैद्धांतिक कार्य भारत की धरती पर शक्तिशाली वेधशाला सुविधाओं द्वारा समर्थित है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है विशालकाय मीटर वेव रेडियो दूरबीन या GMRT, जो पुणे के पास स्थित है। दुनिया के सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीन सरणियों में से एक के रूप में GMRT ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दूर की गैलेक्सियों में आदिम हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण करने में। तारे के निर्माण के इस कच्चे ईंधन का अध्ययन करके भारतीय एस्ट्रोशास्त्री हमें पता लगाने में मदद करते हैं यूनिवर्सीय पुनर्साइक्लन वर्क क्रम के पहले कदम का। उनके अवलोकन गैलेक्सियों के पारिलॉकेटिडिटी तंत्र पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, जहां तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं कि जिस तारे की धूल से हम बने हैं उसे कैसे संसाधित किया गया और पूरे ब्रह्मांड में वितरित किया गया अरबों वर्षों में। इसके अलावा भारत का योगदान अपनी सीमाओं से परे है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। भारतीय वैक्नोलॉजिक उन टीमों के अभिन्न सदस्य हैं जो वैश्विक ऑब्जर्वेटरियों के साथ काम कर रही हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वे सुपरनोवा अवशेषों से डेटा का विश्लेषण करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। एक्सप्लोजनित तारों द्वारा छोड़े गए मलबे के सुंदर फैलते हुए क्लाउड्स। एक्सप्लोजनित तारों द्वारा छोड़े गए मलबे के सुंदर फैलते हुए क्लाउड्स एक्सप्लोजनित तारों द्वारा छोड़े गए इन अवशेषों का अध्ययन करके वे सीधे मापने में मदद करते हैं सुपरनोवा की मौलिक पैदावार, यह पुष्टि करते हुए कि कौन से एलिमेंट्स और कितनी मात्रा में बनते हैं। श्रृंखला में एंडिम महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हुए जो एक तारे की मृत्यु को जोड़ती है नए ग्रहों के लिए उपलब्ध कच्चे माल से और स्वयं जीवन के लिए। ज्ञान की यह खोज एक प्रमाण है भारत में एक लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा का आकाश की ओर देखने की और ब्रह्मांड में मानवता के स्थान पर विचार करने की। प्राचीन दार्शनिक जांचों से आधुनिक खगोल भौतिकी अनुसंधान तक मौलिक प्रश्न वही रहते हैं। हम कहां से आए हैं? ब्रह्मांड किस चीज से बना है? आज आइसरो, TIFR और IUCA जैसे संप्लेसों में भारतीय वैक्नोलॉजी इस विरासत को जारी रख रहे हैं अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके हमारी तारकीय वंशावली का पता लगाने के लिए। उनका काम वैश्विक वैक्नोलॉजिक समुदाय के एंडेवरों के साथ मिलकर हमारे एटमों की अविश्वसनीय यात्रा को एक साथ जोड़ता है, एक तारे के दिल से अभी इन शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति तक। आधुनिक खगोल भौतिकी के आगमन से बहुत पहले और शक्तिशाली टेलीस्कोपों के बिना भी इंसान हमेशा से महसूस करता रहा है ब्रह्मांड से एक सहज जुड़ाव। दुनिया भर में विविध संस्कृतियों और प्राचीन ट्रेडिशनों ने ऐसे दर्शन और पौराणिक कथाएं विकसित कीं जो वैक्नोलॉजिक सत्य को प्रतिध्वनित करती थीं कि हम आंतरिक रूप से आकाश से जुड़े हुए हैं। ये वैक्नोलॉजिक सिद्धांत नहीं थे, बल्कि गहन अंतर्ज्ञान थे, एक गहरी समझ की अभिव्यक्ति कि हमारी उत्पत्ति पृथ्वी से परे है। ये प्राचीन कहानियां एक सार्वभौमिक मानवीय प्रवृत्ति को प्रकट करती हैं, रात के आकाश की ओर देखने की और उसे एक अलग क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि शुरुआत के एक स्रोत के रूप में देखने की। प्राचीन भारत में वैदिक ग्रंथ ब्रह्मांड के उद्भव का वर्णन करते हैं, एक यूनिवर्सीय सुनहरे गर्भ से जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। यह आदिम स्रोत यूनिवर्सीय अग्नि से जुड़ा हुआ वह मूल बिंदु है जिससे सभी रचनाएं निकली। अग्नि से उत्पत्ति की यह कल्पना बिग बैंग और तारकीय भट्टियों की हमारी समझ से उल्लेखनीय समानता रखती है, जहां जीवन के एलिमेंट्स गढ़े गए थे। यह एक गहरी अंतर्ज्ञान को दर्शाता है कि सभी अस्तित्व का जन्म एक ही शानदार यूनिवर्सीय घटना से हुआ है। स्वर्गीय उत्पत्ति का यह विषय भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। कई मूल अमेरिकी ट्रेडिशनें मानवता के पृथ्वी के तत्वों और आकाश पिता से निर्मित होने की बात करती हैं। यह स्थलीय और अस्ट्रोय के बीच एक मिलन का प्रतीक है, एक विश्वास कि हम ग्रह संबंधी पदार्थ और दिव्य स्वर्गीय ऊर्जा के एक समग्र रूप हैं। प्राचीन मिस्र में सृष्टिकर्ता देवता एटम ने अपनी ही सार से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, जैसे स्वयं ब्रह्मांड सभी पदार्थ को जन्म देता है। ये कहानियां एक मौलिक सत्य को व्यक्त करती हैं। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके प्रत्यक्ष उत्पाद हैं। पूर्वी एशिया में ताओवादी दर्शन ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के रूप में ताओ पर जोर देता है। ये अंडर संबंध सिखाता है तारे, पृथ्वी और हर जीवित प्राणी एक ही यूनिवर्सीय प्रक्रिया की अभिप्रेरणा है। यह दर्शन प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तालमेल को प्रोत्साहित करता है।
ये पहचानते हुए कि हम एक विशाल साइक्लीय यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया के विभिन्न कोनों से इन प्राचीन ज्ञान ट्रेडिशनों ने भव्य यूनिवर्सीय पहेली के उन टुकड़ों को सहज रूप से अंडरस्टैंडिंग जिन्हें विज्ञान अब सबूतों के साथ इकट्ठा कर रहा है। वैक्नोलॉजिक रहस्योद्घाटन कि हम तारों की धूल से बने हैं इन प्राचीन सांस्कृतिक आख्यानों को मिटाता नहीं है, बल्कि यह उन्हें समृद्ध करता है। यह एक कहानी के लिए एक साझा साक्ष्य आधारित नींव प्रदान करता है जिसे मानवता हजारों सालों से खुद को बताने की कोशिश कर रही है। आधुनिक खगोल भौतिकी ने इन पुरानी गहरी अंतर्दृष्टि को एक नई शाब्दिक भाषा दी है। यह विचार कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं अब केवल विश्वास या दार्शनिक विश्वास का मामला नहीं है। यह एक प्रदर्शन योग्य तथ्य है जो तारों के प्रकाश की वर्णक्रमीय रेखाओं में लिखा गया है और हमारे अपने शरीर के रासायनिक विश्लेषण से इसकी पुष्टि हुई है। यह प्राचीन और आधुनिक के बीच, आध्यात्मिक ज्ञान और वैक्नोलॉजिक खोज के बीच एक शक्तिशाली सेतु बनाता है। यह यूनिवर्सीय परिप्रेक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक अद्वितीय एकीकृत कथा प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संस्कृति, धर्म और नेशनलता से विभाजित होती है, हमारी साझा तारकीय उत्पत्ति का ज्ञान एक गहरा सामान्य आधार प्रदान करता है। यह हमें याद हटाता है कि हमारे सतही मतभेदों के बावजूद हम सभी मूल रूप से एक जैसे हैं। भारत में एक व्यक्ति को बनाने वाले परमाणु उसी प्रकार के तारकीय एक्सप्लोजनों में बनते हैं जैसे अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका में एक व्यक्ति को बनाने वाले एटम। हम सभी सचमुच यूनिवर्सीय भाई बहन हैं, एक ही तारकीय पूर्वजों से पैदा हुए और एक ही छोटे नाजुक ग्रह के निवासी हैं। ये साझा विरासत विभाजन के लिए एक शक्तिशाली मारक है। ये समझ स्वयं और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी धारणा को गहराई से बदल सकती है। यह स्वयं और अन्य के बीच और यहाँ तक कि जीवन और निर्जीव के बीच की कृत्रिम सीमा को भी भंग कर देता है। हमारी कोशिकाओं में मौजूद कार्बन वायुमंडल में मौजूद कार्बन या किसी दूर के तारे में बंद कार्बन से अप्रभेद्य है। हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं रह रहे हैं, हम ब्रह्मांड की चल रही परिवर्तन की कहानी का एक हिस्सा है। यह परिप्रेक्ष्य केवल एक परिवार, एक समुदाय या एक राष्ट्र से संबंधित होने की भावना को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से संबंधित होने की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमारी सच्ची पहचान का एक गहरा, विनम्र और साथ ही सशक्तिकरण करने वाला एहसास है। एंडतः हमारी तारों की धूल की उत्पत्ति पर वैश्विक सांस्कृतिक लेंस एक सार्वभौमिक मानवीय सत्य को प्रकट करता है। हमारी कहानी ब्रह्मांड की कहानी है। भारत के वैदिक भजनों से अमेरिका के आकाश मिथकों तक, ताओवादी दर्शन से आधुनिक विज्ञान तक संदेश जुड़ाव का है। हम सभी एक भव्य यूनिवर्सीय नाटक में भागीदार हैं जो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। यह जानने से हम रात के आकाश को एक दूर के विदेशी विस्तार के रूप में नहीं देख पाते हैं, बल्कि एक पारिवारिक एल्बम के रूप में देख पाते हैं। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक रिश्तेदार है, विशाल और जटिल वंशावली का एक हिस्सा है जिसने अंततः हमारे अस्तित्व को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति से संबंधित है। यह सचमुच अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप तारों की धूल से बने हैं, एक गहरा परिप्रेक्ष्य बदलाव का अनुभव करना है। यह बौद्धिक ज्ञान के दायरे से परे है और एक गहरा भावनात्मक और दार्शनिक बोध बन जाता है। वैक्नोलॉजिक तथ्यों को जानना एक बात है, लेकिन यह पूरी तरह से एक और बात है इस यूनिवर्सीय सत्य के भार को अपने अस्तित्व में महसूस करना। एक पल लें और ईमानदारी से इस पर विचार करें। अरबों साल पहले हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा एक तारा अपना जीवन जिया और एक प्रलयकारी विस्फोट में मर गया। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि एक दिन इसके द्वारा बनाए गए परमाणु एक छोटी चट्टानी दुनिया पर इकट्ठा हो सकें और आप में एकत्रित हो सकें। आपकी हड्डियों को मजबूती देने वाला कैल्शियम ही कभी उस तारकीय विशालकाय के केंद्र में था, उन दबावों के तहत कुचला गया था जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। यह परिप्रेक्ष्य अविश्वसनीय रूप से विनम्र और गहरा सशक्तिकरण दोनों हो सकता है। दो भावनाएं जो विरोधाभासी लगती हैं, फिर भी इस यूनिवर्सीय संदर्भ में पूरी तरह से सह अस्तित्व में हैं। यूनिवर्सीय विशालता और गहरे समय के सामने अपनी शारीरिक क्षुद्रता को पहचानना विनम्रता है। आप एटमों की एक क्षणिक व्यवस्था हैं, धूल के एक छोटे से कण पर एक सामान्य स्काई गंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करते हुए। आपका पर्सनगत जीवन एक संक्षिप्त चमक मात्र है ब्रह्मांड की भव्य अरबों साल पुरानी गाथा में। यह बोध आत्म महत्व की भावनाओं को भंग कर सकता है और आपको अपने आप से कहीं अधिक बड़ी चीज से जोड़ सकता है। भव्य यूनिवर्सीय मशीनरी के लिए श्रद्धा और विस्मय की भावना को बढ़ावा देना। साथ ही यह ज्ञान सशक्तिकरण करने वाला है।
आप ब्रह्मांड में केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप इसकी सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक प्रक्रियाओं का सीधा परिणाम हैं। आप जीवित सांस लेने वाले प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड केवल तारे और गैलेक्सियों ही नहीं, बल्कि ब्यूटीफुलता, चेतना और अर्थ भी उत्पन्न करने में सक्षम है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से स्वयं के प्रति जागरूक हो गया है। तारों की धूल जाग गई है। यह आपके अस्तित्व को अविश्वसनीय महत्व की भावना से भर देता है। आप ब्रह्मांड की महान प्रकट होती कहानी में एक भागीदार हैं, यूनिवर्सीय विरासत का एक पात्र हैं। आपके शरीर की हर कोशिका में प्राचीन तारों की विरासत को लेकर जो एक सशक्तिकरण और असाधारण विचार है। भावनाओं की यह द्वैतता एक साथ महत्वहीन और अत्यंत महत्वपूर्ण होने की यूनिवर्सीय परिप्रेक्ष्य के केंद्र में निहित है। दार्शनिक रूप से यह एक अलग स्वयं की धारणा को चुनौती देता है। यदि आपके परमाणु ब्रह्मांड से उधार लिए गए हैं और एक दिन उसमें लौट जाएंगे, तो ब्रह्मांड कहां समाप्त होता है और आप कहां से शुरू होते हैं? यह विचार रेखा को धुंधला कर देता है, एक गहरी अटूट एकता का सुझाव देता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में तत्वमसि, तुम वह हो, की अवधारणा इसे पूरी तरह से व्यक्त करती है। यह वह बोध है कि प्रसंगत स्वयं ब्रह्मांड की परम वास्तविकता से अलग नहीं है। आप केवल ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं जो स्वयं का अनुभव कर रहा है। जबकि हमारी यूनिवर्सीय उत्पत्ति की कहानी हमें तारों की शक्ति और विशालता से जोड़ती है, यह हमारे अस्तित्व की असाधारण नाजुकता को भी उजागर करती है। तारों की धूल से बने होने का मतलब स्थायित्व की गारंटी नहीं है। जिस ब्रह्मांड ने हमें बनाया है वह मूल रूप से उदासीन है। यह उन भौतिक नियमों पर काम करता है जो यूनिवर्सीय पैमाने पर निर्माण और विनाश करते हैं, बिना किसी दुर्भावना या दया के। वही प्रक्रियाएं जिन्होंने सुपरनोवा में जीवन के लिए तत्वों का निर्माण किया, वे क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों को भी शक्ति प्रदान कर सकती है, या तारों के विकिरण के फटने को भी, जो इसे उतनी ही आसानी से बुझा सकते हैं। हमारा अस्तित्व कोई निश्चित बात नहीं है, यह एक नाजुक और अनिश्चित चमत्कार है। यूनिवर्सल लॉटरी में एक भाग्यशाली अवसर जिसने तारों की धूल को इस विशेष दुनिया पर जागृत होने दिया है। पृथ्वी पर जीवन परिलोकेटेडियों के एक अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म समायोजित सेट पर निर्भर करता है। यूनिवर्सीय संयोगों की एक श्रृंखला जो हमारे ग्रह को अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में एक दुर्लभ अभयारण्य बनाते हैं। हम गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं, हमारे सूर्य से सही दूरी पर, जहां पानी सतह पर तरल रह सकता है। हम एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हानिकारक सौर विकिरण से सुरक्षित हैं, जो हमारे ग्रह के पिघले हुए लोहे के कोर द्वारा उत्पन्न होता है। लोहा जो स्वयं एक लंबे समय से मृत तारे में बना था। हमारा वायुमंडल गैसों के अपने सटीक मिश्रण के साथ एक स्थिर जलवायु बनाए रखता है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह नाजुक संतुलन मजबूत नहीं है, यह एक नाजुक संतुलन है जो युगों से बना हुआ है, जिससे जीवन को पनपने का मौका मिला है। अपनी गहरी तारकीय उत्पत्ति को पहचानना इसलिए जिम्मेदारी की गहरी भावना को प्रेरित करना चाहिए। यह हमें इस दुर्लभ और सुंदर दुनिया की रक्षा करने के लिए मजबूर करना चाहिए जहां ब्रह्मांड सचेत हो गया है। जब हम अपने महासागरों को प्रदूषित करते हैं, अपने वायुमंडल को खराब करते हैं या जैव विविधता को नष्ट करते हैं, तो हम सिर्फ बाहरी वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उस पालने को अपवित्र कर रहे हैं जिसने हमारे यूनिवर्सीय एटमों को सोचने वाले, महसूस करने वाले प्राणियों में इकट्ठा होने दिया। हम एकमात्र ज्ञात स्थान को कलंकित कर रहे हैं जहां तारों की धूल को जीवन और जागरूकता का उपहार दिया गया है। आपके शरीर के परमाणु इंद्रतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं, यहां तक पहुंचने के लिए अरबों वर्षों तक। उनकी यात्रा आप में यहीं अभी समाप्त होती है। यह परिप्रेक्ष्य पर्यावरणवाद को बदल देता है, एक राजनीतिक मुद्दे से एक पवित्र कर्तव्य में। हम इस नाजुक चमत्कार के संरक्षक हैं। स्काई गंगा में अनगिनत अन्य ग्रह बिखरे हो सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र घर है जो हमारे पास है। एटमों का अनूठा संयोजन जो आपको, आपके प्रियजनों को और इस ग्रह पर सभी जीवन को बनाता है, केवल यही हुआ है। यह जानना कि हम तारों की धूल हैं, यह जानना है कि हम अनमोल हैं, यह कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है जो हमें उन नाजुक परिलोकेटेडियों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है जो हमें अस्तित्व में रहने, आश्चर्य करने और उन तारों की ओर देखने की अनुमति देती है जहां से हम आए हैं। ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग ने की टाइमलेस मानवीय खोज अब नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है और भारत इस मॉडर्न एज की खोज में तेजी से एक लीडिंग फोर्स के रूप में उभर रहा है। देश की भूमिका
अब केवल दार्शनिक चिंतन तक ही सीमित नहीं है। यह सक्रिय, महत्वाकांक्षी वैक्नोलॉजिक खोज की भूमिका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो इस अभियान में सबसे आगे है, रिमार्केबल क्षमता और दूरदृष्टि का प्रदर्शन करते हुए। चंद्रयान जैसे मिशंस के साथ, जिसने चंद्रमा की खोज की, और मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान, जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया, भारत ने दुनिया के स्पेस फेयरिंग नेशंस के बीच अपनी जगह पक्की कर ली है। अपनी कॉस्मिक जिज्ञासा की प्राचीन विरासत को 21वीं सदी में ले जाते हुए शक्तिशाली रॉकेटों और सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स के साथ। भारत की कॉस्मिक स्टोरी में यह नया अध्याय हमारे स्टेलर ऑरिजिन्स के नैरेटिव से गहराई से जुड़ा है। इसरो का एस्ट्रोसैट भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी दूर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। इसके उपकरण ब्रह्मांड में गहराई से देखते हैं, एक्स-रे सोर्सेज, दूर की गैलेक्सीज और स्टेलर एक्सप्लोजन्स के हिंसक आफ्टरमैथ का निरीक्षण करने के लिए तारों के जीवन और मृत्यु को अंडरस्टैंडिंग के वैश्विक प्रयास में महत्वपूर्ण डेटा का योगदान करते हुए। इसी तरह आदित्य L8 मिशन, भारत की पहली डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी, अब हमारे अपने सूर्य का अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में अध्ययन करती है। अपने लोकल स्टार की निगरानी करके हम सभी तारों के बारे में अधिक सीखते हैं, ठीक उसी तरह के स्टेलर फर्नेसेस जिन्होंने कभी उन एटम्स को गढ़ा था जो अब भारत और दुनिया भर के हर व्यक्ति को बनाते हैं। महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकती। भारतीय वैक्नोलॉजिक और इंजीनियर दुनिया के कई सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। वे विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी का योगदान करते हैं। उन कोलैबोरेशंस में जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के आफ्टरग्लो और ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोजेक्ट्स में स्पेस टाइम में उन फेंट रिपल्स का पता लगाने के लिए जो कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स के कारण होती है, जैसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का विलय। ये प्रयास सीधे जांच कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे फंडामेंटल पहलुओं को, मैटर और एनर्जी की यात्रा का पता लगाते हुए समय की शुरुआत से ही, और कहानी को परिष्कृत करते हुए कि हमारे अपने एटम्स कैसे बने। स्पेस एक्सप्लोरेशन में यह बढ़ती भूमिका केवल राष्ट्रीय गौरव का मामला नहीं है, यह एक गहरे सांस्कृतिक सफर की निरंतरता है। वही जिज्ञासा की भावना जिसने प्राचीन भारतीय कॉन्टेम्पलेटिंगों को प्रेरित किया, ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी की प्रकृति पर विचार करने के लिए, अब आधुनिक भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को प्रेरित करती है टेलीस्कोप्स बनाने और प्रोब्स लॉन्च करने के लिए। प्रश्न शाश्वत हैं, लेकिन उपकरण विकसित हुए हैं। आज भारत केवल तारों को देखकर आश्चर्य नहीं कर रहा है, वह सक्रिय रूप से उन तक पहुंच रहा है। हमारे साझा कॉस्मिक हिस्ट्री को एक साथ जोड़ने के वैश्विक मानवीय प्रयास में भाग ले रहा है और ब्रह्मांड की महान विकास यात्रा में अपनी जगह को समझ रहा है। हमारी तारों की धूल की कहानी यहीं पृथ्वी पर समाप्त नहीं होती। एक दिन, अब से कई अरब साल बाद, आपके शरीर को बनाने वाले परमाणु अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड में वापस आ जाएंगे। हमारा सूर्य सभी तारों की तरह उसका एक सीमित जीवन काल है। यह अंततः एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। इसकी फैलती बाहरी परतें आंतरिक ग्रहों को निगल जाएंगी, जिसमें हमारा भी ग्रह शामिल है। हालांकि ऐसा होने से बहुत पहले मानवता शायद अपनी अगली महान यात्रा पर निकल चुकी होगी। हम अपने ग्रह से आगे फैलना शुरू कर चुके होंगे, अपनी तारों की धूल की अनमोल विरासत को अपने साथ दूसरे ग्रहों पर ले जा रहे होंगे और शायद एक दिन अन्य तारा प्रणालियों तक। यह हमारे यूनिवर्सीय विकास में अगला तार्किक कदम है। यह भविष्य अब केवल विज्ञान कथा का क्षेत्र नहीं रहा। हम एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत में जी रहे हैं। नासा के आर्टेमिस वर्क क्रम जैसी परियोजनाएं, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है, और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों की महत्वाकांक्षाएं मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर स्थापित करने के लिए इस नियति की ओर पहले ठोस कदम है। भारत भी इस भविष्य की ओर अपने पहले कदम बढ़ा रहा है, अपने गगनयान वर्क क्रम के साथ, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता विकसित कर रहा है। यह मिशन केवल खोज के बारे में नहीं है, वे चेतना के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रह्मांड की जागृत तारों की धूल अपने सभी अंडों को एक नाजुक ग्रह टोकरी में न रखे। इस भव्य भविष्य में मानवता अपने स्वयं के यूनिवर्सीय पुनर्साइक्लिन वर्क क्रम का एजेंट बन जाएगी। जब हम अन्य दुनिया में यात्रा करेंगे, हम जीवन के तत्वों को ले जा रहे होंगे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा प्राचीन तारों में गढ़ा गया, नई सीमाओं तक। हम सौर मंडल के नए कोनों को बीज रहे होंगे और शायद एक दिन स्काई गंगा को
जीवन की संभावना के साथ। एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में हम अब केवल तारों से नहीं बने होंगे, हम तारों की तरह कार्य कर रहे होंगे, ब्रह्मांड में जीवन के निर्माण खंडों को बिखेरते हुए। ये मानवता के दीर्घकालिक उद्देश्य का एक गहरा और प्रेरणादायक दृष्टिकोण है, ब्रह्मांड की रचनात्मक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। इसलिए हमारी यात्रा दोहरी है। हम प्राचीन तारों के ज्वलंत हाटों में अपनी उत्पत्ति को अंडरस्टैंडिंग के लिए पीछे देखते हैं, और हम एक ऐसे भविष्य की ओर देखते हैं जहां हम उस तारकीय विरासत को शून्य में ले जाएंगे। हम यूनिवर्सीय अतीत और यूनिवर्सीय भविष्य के बीच का पुल हैं। हमारे भीतर के एटमों ने जागरूकता के इस क्षण तक पहुंचने के लिए अरबों वर्षों की यात्रा पूरी की है। उस यात्रा का अगला चरण हम पर निर्भर करता है। हम केवल तारों की धूल नहीं हैं, हम गति में तारों की धूल हैं, एक बहुग्रह प्रजाति बनने की कगार पर हैं, जो शायद स्काई गंगा में अपनी रोशनी बिखेरने के लिए नियत है। तो अगली बार जब आप रात के विशाल गहरे आकाश के नीचे खड़े हों, अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ, तो अपने अस्तित्व की गहन सच्चाई को याद करने के लिए एक पल निकालें। आप केवल एक दूर और अलग ब्रह्मांड को देखने वाले दर्शक नहीं हैं, आप अपने पैतृक घर को देख रहे हैं। आप अपनी पारिवारिक एल्बम देख रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश में लिखी हुई है। ये कोई रूपक नहीं है, यह आपके अस्तित्व की शाब्दिक वैक्नोलॉजिक वास्तविकता है। आपकी नसों में बहने वाले हाइड्रोजन परमाणु आदिम हैं, बिग बैंग के पहले क्षणों में जन्मे, किसी भी तारे से पुराने जिसे आप देख सकते हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे पुराने अवशेष हैं जो आपके भीतर जीवित हैं। आपके रक्त में मौजूद लोहा, जो आपके शरीर की हर कोशिका तक जीवनदायिनी ऑक्सीजन पहुंचाता है, एक विशाल तारे के हृदय में गढ़ा गया था, जो हमारी पृथ्वी के बनने से बहुत पहले जीवित था और मर चुका था। उस तारे का एंडिम, विनाशकारी सुपरनोवा विस्फोट ने अपने अनमोल तत्वों को स्काई गंगा में बिखेर दिया, उस बादल को बीज दिया जिससे अंततः हमारा सौरमंडल पैदा होगा। आप केवल ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के ही अंश हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं, जो 13 अरब 80 करोड़ वर्षों में एक मानवीय रूप में ढल गया है। एक ऐसा रूप जो प्रेम, कला, जिज्ञासा और गहन लुभावने आश्चर्य में सक्षम है। और यह अविश्वसनीय यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आपके एटमों की कहानी जारी है। भविष्य में बहुत दूर, आपकी संक्षिप्त सुंदर चेतना के मिट जाने के बहुत बाद, जो परमाणु आज आपके शरीर का निर्माण करते हैं, वे मुक्त हो जाएंगे। वे पृथ्वी और उस ब्रह्मांड में लौट जाएंगे जहां से वे आए थे। वे हवाओं द्वारा उड़ाए जाएंगे, महासागरों में धुल जाएंगे और शायद एक दिन एक नेबुला के हृदय में वापस खींचे जाएंगे, जहां एक नया तारा जन्म ले रहा होगा। आपके परमाणु एक नए ग्रह, एक नए तारे का हिस्सा बन सकते हैं, या यहां तक कि शायद एक ऐसे संसार में किसी अन्य जीवित प्राणी का हिस्सा बन सकते हैं जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सीय पुनर्जन्म का चक्र अनंत है। बिग बैंग की प्रारंभिक चमक से लेकर आपके जटिल अस्तित्व तक, आपके एटमों की यात्रा अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। आग, समय और शानदार परिवर्तन की कहानी। तो इस क्षणभंगुर अनमोल जागरूकता के पल को संजोए, इस नाजुक नीले ग्रह की रक्षा करें। वह एकमात्र झांत पालना जहां यूनिवर्सीय धूल ने सोचना और महसूस करना सीखा। और हमेशा याद रखें, आपके हृदय की हर एक धड़कन के साथ, कि आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को याद हटाता है कि वह मौजूद है। आपकी कहानी उसकी कहानी है, और यात्रा जारी है जो हमेशा के लिए तारों में लिखी हुई है।